महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए होने मतदान में अब 1 महीने से भी कम समय बचा है और अभी भी राजनीतिक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। इसी बीच खबर है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी के नेताओं से नाराजगी जताई और इसके साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को दिल्ली पार्टी मुख्यालय में आयोजित केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को भी वो बीच में छोड़कर बाहर निकल गए। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी सीट बंटवारे को लेकर नाराज हैं और बैठक के दौरान उन्होंने कांग्रेस की मजबूत पकड़ वाली सीट शिवसेना को देने पर नाराजगी जताई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी महाराष्ट्र में सीट बंटवारे से नाराज काफी बताया जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली पार्टी मुख्यालय में शुक्रवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी बीच में ही मीटिंग को छोड़कर चले जाते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की मजबूत पकड़ वाली सीटों को एमवीए सहयोगी शिवसेना को देने पर काफी नाराज हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी ने विदर्भ और मुंबई जैसे इलाकों में कांग्रेस की मजबूत और खासकर आरक्षित सीटों को शिवसेना को देने के महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के फैसले पर सवाल उठाए। इसके अलावा वह प्रत्याशियों के उन नामों से भी नाराज थे जो स्क्रीनिंग कमेटी ने सीसी को दिए थे। उन्होंने कहा कि नामों से राज्य के कई नेताओं के प्रति पक्षपात की भावना पैदा होती है। राहुल गांधी का मानना है कि सीट शेयरिंग पर बातचीत के दौरान महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने अपनी भूमिका ठीक तरीके से नहीं निभाई। उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की और केंद्रीय चुनावी समिति की बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए। अलकमान ने महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहेब थोराट को विदर्भ और मुंबई की सीटों को लेकर एमवीए के सहयोगियों शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना से बातचीत का जिम्मा सौंपा था। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब 1 महीने से भी कम समय रह गया, लेकिन महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही। कांग्रेस, उद्धव सेना और शरद पवार की पार्टी ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 288 सदस्य महाराष्ट्र विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव में तीनों पार्टियों ने 85 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और बाकी बची 33 सीटों पर भी जल्द फैसला कर लिया जाएगा। हालांकि बाद में कहा गया कि सीट शेयरिंग पर एमवीए के तीनों दलों के बीच अभी सहमति नहीं बनी है। बता दें कि समाजवादी पार्टी भी मुंबई में 5 सीटों की मांग कर रही है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र यूनिट के अध्यक्ष अबू आजमी ने शुक्रवार को कहा कि अगर हमें शनिवार शाम 5 बजे तक एमवीए में 5 सीटें नहीं मिली तो हम 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। अब एक नया फॉर्मूला सामने आ रहा है जिसमें कांग्रेस 102 से 104, उद्धव ठाकरे की शिवसेना 90 से 95 और शरद पवार की एनसीपी 70 से 75 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस सीसी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस के महाराष्ट्र चुनाव प्रभारी रमेश चन्नीथला, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और राष्ट्रीय नेतृत्व से जुड़े कुछ अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। फिर पिट गए केजरीवाल के विधायक जी। पानी के बोर पर अवैध वसूली कर रहे संगम विहार से आम आदमी पार्टी विधायक दिनेश मोहनिया के खिलाफ जनता का गुस्सा फूटा। जूते चप्पलों से दौड़ा के पिटाई हुई। इसी बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर विकासपुरी में एक पदयात्रा के दौरान हमले की खबर सामने आई। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पदयात्रा में कुछ लोग अरविंद केजरीवाल को माला पहनाने के बहाने आए और फिर उन पर हमला हुआ। पार्टी का कहना है कि ऐसे हमलों में कुछ भी हो सकता था। उन्होंने इसका आरोप बीजेपी पर लगाया। वहीं बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल पर कोई हमला नहीं हुआ। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि विकासपुरी में लोग सिर्फ केजरीवाल से गंदे पानी की शिकायत करने गए थे। इस दौरान उन्हें वो पानी पीने को कहा गया जो जनता पीने को मजबूर है। इसी पर केजरीवाल को गुस्सा आ गया और पार्टी ने इसे हमला करार दे दिया। वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस ने भी इस घटना से संबंधित कोई पुष्टि नहीं की, लेकिन आम आदमी पार्टी का दावा है कि वो भाजपा ही है जिसने हर बार केजरीवाल पर हमले कराए और पार्टी को काम करने से रोका। अगले चुनाव में अपनी अवश्य भावी हार को देखते हुए सर जी ऐसा बौखलाए कि अपने ऊपर हमले का आरोप लगा दिया और वो भी भाजपा के ऊपर पर अब की बार फंस गए, क्योंकि इस हमले का कोई ऑडियो वीडियो नहीं दिखाया। बस होली के सूखे रंग की तरह सूखा सूखा आरोप जड़ दिया। हुआ ये कि कल केजरीवाल, आतिशी मारलेना, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज आदि विकासपुरी में कथित रूप से जनसंपर्क को निकले थे। अब केजरीवाल तो ठहरे केजरीवाल, अगर कोई नौटंकी ना करे तो कौन समझाएगा केजरीवाल को। तो उन्होंने सीधे सीधे भाजपा पर आरोप लगाया कि उसके लोगों ने मारने पीटने की कोशिश किया था, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। वास्तव में दिल्ली की जनता इतनी आक्रोशित हो गई है कि जहां जहां भी जा रहे हैं वहीं जनता काला झंडा दिखाकर इनका विरोध कर रही है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक्स पर लिखा, जनता अगर पूछे सवाल तो क्यों परेशान है केजरीवाल। आज विकासपुरी में वहां की स्थानीय जनता केजरीवाल से सिर्फ पानी की समस्या की शिकायत करने गई थी। उन्होंने केजरीवाल और उनके विधायक को वही गंदा पानी पीने को कहा जिस गंदे पानी को केजरीवाल ने पूरे दिल्ली वासियों को पीने पर मजबूर कर दिया। इस पर अरविंद केजरीवाल को गुस्सा आ गया और अपनी आदत के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम को हमला करार दे दिया। केजरीवाल जी, आपने दिल्ली को सड़क, बिजली और पानी के नाम पर
ठगा और लूटा है। आप और आपके विधायकों के काले कारनामे किसी से छिपे नहीं। आज जब दिल्ली की जनता आपसे सवाल पूछ रही है तो उसे बीजेपी का हमला बताकर अपनी खींच मत उतारो। आपको जवाब देना ही पड़ेगा कि आपने दिल्ली की जनता के साथ ये धोखा क्यों किया। वहीं दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा, आम आदमी पार्टी की घटित लोकप्रियता के कारण उनके नेताओं में भारी निराशा और डर है कि लोग उनकी सभाओं व पद यात्राओं में शामिल नहीं हो रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी जिस घटना को अरविंद केजरीवाल पर हमला बता रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी अपने नेता के नाम पर दिल्ली की जनता को भावनात्मक रूप से बहकाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि उनका कोई झूठ अब नहीं चल पा रहा। वास्तविकता यह है कि लोग अब आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाना चाहते हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स पे बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर बुरी फंसी प्रियंका गांधी वाड्रा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में ये निर्देश दिए हैं कि कोई भी प्रत्याशी हो, उसे अपना आपराधिक इतिहास, अपने और अपने जीवन साथी के एसेट्स और लायबिलिटीज बतानी होंगी। लेकिन प्रियंका गांधी ने अपने हल्फनामे में एसेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं बताई। बीजेपी ने वायनाड लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी वाड्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि प्रियंका ने अपने चुनावी हल्फनामे में अपनी और अपने पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्तियों का पूरा विवरण नहीं दिया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि प्रियंका ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। गौरव भाटिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सभी के लिए बाध्यकारी है और गांधी परिवार को कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता। यदि कोई अपने हल्फनामे में गलत जानकारी देता है तो उसे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि प्रियंका के हल्फनामे में कुछ ट्रस्टों के माध्यम से एसोसिएटेड जर्नल्स में शेयरों का उल्लेख नहीं है, जो जानकारी को छिपाने के समान है। भाटिया ने कहा कि प्रियंका के हल्फनामे में रॉबर्ट वाड्रा की 3 कंपनियों का उल्लेख है, लेकिन अन्य 2 कंपनियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने दस्तावेजों के आधार पर कांग्रेस पर कानून का पालन करने का दबाव बनाया। भाजपा का कहना है कि वे संविधान का पालन करती हैं और आवश्यक कदम उठाएंगी। वहीं इस हल्फनामे में प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्तियों की जानकारी भी सामने आई। हल्फनामे में प्रियंका गांधी ने बताया कि उनके पास 60 किलो से अधिक सोना चांदी है। इसके अलावा उनके पास करोड़ों की जमीन भी है। ऊपर प्रियंका गांधी और उनके पति की संपत्तियों का हर एक ब्यौरा देखा जा सकता है। प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के पास कोई नई गाड़ियां भी नहीं हैं और इस हल्फनामे में बताया गया है कि दोनों के पास 3 कारें और 1 मोटरसाइकिल है। ये सभी गाड़ियां 15 वर्ष से अधिक पुरानी हैं, यानी अगर देखा जाए तो रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी पर इनकम टैक्स का बकाया उनकी कुल संपत्ति से भी ज्यादा है। हल्फनामे के अनुसार दोनों की कुल संपत्ति लगभग 77.5 करोड़ है, जबकि उनके ऊपर 78 करोड़ से ज्यादा का इनकम टैक्स बकाया। प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा का कुल इनकम टैक्स बकाया लगभग 78.5 करोड़ पहुंचता है। प्रियंका गांधी चुनावी राजनीति में उतरने वाली गांधी परिवार की सबसे नई सदस्य हैं। यदि वे चुनाव जीतती हैं तो गांधी परिवार के सभी सदस्य सांसद होंगे। उनके भाई राहुल गांधी वर्तमान में रायबरेली, जबकि मां सोनिया गांधी राज्यसभा की सांसद हैं। वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव 13 नवंबर को आयोजित होगा। प्रियंका गांधी ने बुधवार को इस सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। उनके हल्फनामे के अनुसार उनके पास 1 करोड़ रुपए से अधिक के आभूषण हैं और उनके खिलाफ 3 मामलों की जानकारी भी दी गई। ये सीट राहुल गांधी के इस्तीफे से रिक्त हुई है, जबकि उन्होंने रायबरेली सीट को अपने पास रखा है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स पे बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने मैदान में नहीं उतरने का फैसला लिया है। इस पर कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने गुरुवार को कहा कि राहुल गांधी और उनकी टोली ने पूरी कांग्रेस पार्टी का पिंडदान कर दिया। इसके साथ ही आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह भी कहा कि कांग्रेस को अपना झंडा और निशान समाजवादी पार्टी को सौंप देना चाहिए। लखनऊ में कांग्रेस को अपना दफ्तर बंद कर सपा के साथ मर्ज हो जाना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस के यूपी में उपचुनाव नहीं लड़ने के सवाल पर कहा कि उत्तर प्रदेश पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी तक की कर्म भूमि रही है। यूपी वह प्रदेश है जिसने देश को दिशा दी है। ऐसे महान प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी ने पिंडदान कर दिया है। राहुल गांधी और उनकी जो टोली है चांडाल चौकड़ी है, उन्होंने पूरी कांग्रेस पार्टी का पिंडदान कर दिया और ये फैसला ले लिया कि अब उपचुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर झंडा और निशान ये भी समाजवादी पार्टी को सौंप देना चाहिए। आचार्य ने आगे कहा कि लखनऊ में कांग्रेस पार्टी का जो दफ्तर है उसको भी बंद कर देना चाहिए और पूरी पार्टी को समाजवादी पार्टी में मर्ज कर देना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि महात्मा गांधी का सपना पूरा कर देना चाहिए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इंदिरा गांधी की आत्मा आज रो रही होगी कि बड़ी मेहनत, शिद्दत और भावनाओं से करोड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी को खड़ा किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी का इतना बुरा हाल दूरदर्शा और पत ने उनके पोते ने कर दिया।
केरल की वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा के हल्फनामे का जिक्र करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि बड़े लोगों के पास बड़ी संपत्ति होती है, अगर बिजनेस से धन आता है तो उस पर क्या आपत्ति है। अगर बिजनेस से धन आता है तो उस धन को गलत तो नहीं कहा जाएगा। संपत्ति होना ना होना तो एक निजी मसला है और इनकम टैक्स का विषय। संपत्ति कैसे अर्जित की है ये बड़ा विषय है। अगर संपत्ति व्यापार से आई है तो मुझे इस पर कुछ नहीं कहना। वहीं राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र के गुरु बख्शगंज इलाके में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। भोले भाले ग्रामीणों को फुसलाकर उन्हें ईसाई बनाया जा रहा है। गुरुवार को बर्दर गांव में इस साजिश का पर्दाफाश हुआ। यहां दोपहर की प्रार्थना सभा में ईसाई मशीनरी ग्रामीणों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसा रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मामले में 2 पुरुषों समेत कई महिलाओं को भी हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है। ब्रदर गांव पहुंची पुलिस टीम को अवदेश के दरवाजे पर काफी ग्रामीण मौजूद मिले। पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई तो वहां एक हॉल में 60 से लेकर 70 महिलाएं, बच्चे आदि मौजूद थे। पुलिस ने मौके से ईसाई धर्म से जुड़ी प्रचार सामग्री बरामद की। मौके से 2 पुरुषों के अलावा कुछ महिलाओं को भी हिरासत में लिया गया। थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर से जानकारी मिलने के बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस पूरे मामले में और जानकारी जुटा रही है। मामले में उन्नाव के मोराम्बा इलाके के गांव सगौली के रहने वाले राजेश कुमार उर्फ डेविड पुत्र ईश्वरदीन समेत कई लोगों को हिरासत में लिया गया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस प्रकरण में कई अन्य लोगों की भी संलिप्तता पाई गई है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। नेहरू ने देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए, चीन और कश्मीर समस्याएं पैदा की, पंजाब समस्या आपातकाल लगाना इंदिरा की देन थी, राजीव गांधी बोफोर्स सिख नरसंहार और कश्मीर में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार, राहुल देश को गृह युद्ध में धकेलने का पूरा प्रयास में लगे हैं। सीनियर कांग्रेस नेता की धमकी से राहुल गांधी बेनकाब हो गए। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों में अवैध मस्जिदों के खिलाफ हिंदू संगठनों के प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। मस्जिदों के निर्माण को लेकर उठ रहे सवालों और मंदिर मस्जिद विवाद के बीच कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बयान दिया है कि देश इस दिशा में नहीं चल सकता और चेतावनी दी है कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो भारत गृह युद्ध की चपेट में आ सकता है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में राशिद अल्वी ने कहा कि उन्हें इस बढ़ते विरोध से चिंता हो रही है जो खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि मुझे बीजेपी सरकारों के दौरान मस्जिदों के प्रति बढ़ती नफरत देखकर दुख और चिंता हो रही है। हर जगह मस्जिदों को तोड़ने की मांगे उठ रही हैं। जहां एक और मुस्लिम देशों में मंदिर बनाए जा रहे हैं तो वहीं भारत में मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। यह स्थिति ज्यादा समय तक ऐसी नहीं चल सकती। इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस तरह की घटनाएं देश को गृह युद्ध की ओर ले जा रही हैं। राशिद अल्वी ने कहा आज आपके पास सत्ता है लेकिन यह हमेशा नहीं रहती, इसलिए मस्जिदों और मंदिरों दोनों की सुरक्षा जरूरी है। सभी धर्म स्थलों की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी। यह बयान ऐसे समय में आया है जब हिंदू संगठन अवैध निर्माणों को लेकर आंदोलित हैं और सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। खासकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ऐसे मामले सामने आए। हाल ही में शिमला में एक अवैध मस्जिद के निर्माण को ढहा दिया गया। वहीं उत्तरकाशी में अवैध मस्जिद को ढहाने की मांग को लेकर हिंदुओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और इन्हीं सब मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का लक्ष्य भारत की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता को छिन्न भिन्न करके देश को गृह युद्ध की ओर धकेलना। राहुल गांधी द्वारा देश में विभाजन के बीज रोपने का प्रयास निंदनीय है। उन्हें इसके लिए देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। सीएम योगी ने आगे कहा था कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी भारत विरोधी अलगाववादी समूह के नेता बनने की ओर अग्रसर है। उनका एकमात्र लक्ष्य भारत की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता को छिन्न भिन्न करके देश को गृह युद्ध की ओर धकेलना है। राष्ट्र विरोधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करने वाली और पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी कर उसका बड़ा हिस्सा मुसलमानों को सौंपने वाली कांग्रेस के युवराज अब देश से आरक्षण को समाप्त करने का कुचक रच रहे हैं। किंतु राहुल गांधी को समझ लेना चाहिए कि इस देश में जब तक भाजपा का एक ही कार्यकर्ता है उनकी यह विभाजनकारी मंशा सफल नहीं हो पाएगी और हम भारत के लोग कांग्रेस सहित सभी राष्ट्र विरोधी ताकतों के विरुद्ध एकजुट हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।